हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब के इस चैनल के परिवार पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं। जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे, आज हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में और उनके पुत्र बिंदुसार के बारे में और बिंदुसार के पुत्र अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इनका कार्यकाल कैसे रहा, ये कार्यकाल के दौरान में अपने क्या क्या किए, कहाँ कहाँ इनका जिक्र होता है, ये सब देखेंगे। तो इसको आप देखिए, इसमें कुछ पढ़ाने वाली बातें होती नहीं। इतिहास देखिए, जो है हमारे अतीत की घटनाओं का एक क्रमबद्ध ज्ञान होता है। तो इसको हम एक सरसरी निगाह से पढ़ेंगे और उसको आप जो है ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपको समझ में आएगा, यानी चंद्रगुप्त मौर्य काल में क्या हुआ था, फिर अशोक काल कैसे हुआ, बिंदुसार काल क्या हुआ, इसको आप समझ जाएंगे। तो देखिए, हम पढ़ते जाएंगे और उसको एक एक लाइन जो है हम अपने पेन के माध्यम से दोहराते जाएंगे। आप उसको जो है पुनः देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर थोड़ी सी और प्रॉब्लम होती है तो वीडियो को 1-2-3 बार आप देखेंगे तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ समझाने वाला वैसा कुछ है नहीं, जहाँ पे कुछ होगा तो हम उसको आपको समझाते चलेंगे। तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है उसका जो कॉल होता है 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व या BC उसको कहते हैं। तो इतना था ये यह भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक शासक माना जाता है। इसकी जाति को लेकर जो होता है विद्वानों में मतभेद है। कोई इसको जो है उच्च जाति का कहता है, कोई जो होता है शूद्र जाति का बताता है। तो देखिए, आइए देखते हैं कैसे बताता है। यह भारतीय इतिहास का पहला वास्तविक शासक माना जाता है और इसकी जाति को लेकर विद्वानों में मतभेद है। अब ब्राह्मण साहित्य, मुद्रा राक्षस और विष्णु पुराण एवं यूनानी जस्टिन आदि ने इसे जो होता है विशल, शूद्र और निम्न जाति का मानते हैं। ठीक है, तो आप जो है ब्राह्मण साहित्य देख लीजिए, मुद्रा राक्षस हो गया, विष्णु पुराण हो गया और यूनानी जस्टिन आदि ने इसको जो है वृषल, शूद्र या निम्न जाति माना। ये तीनों माना है। ठीक है, तो तीनों माना है। इसके बाद आप जब आगे बढ़ते हैं तो बौद्ध एवं जैन साहित्य जो होता है ने इसे क्षत्रिय माना है। बौद्ध और जैन जो साहित्य वाले हैं इसको क्षत्रिय माने हैं। ठीक है, अगला फिर निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य नेपाल के तराई में स्थित एक क्षत्रिय जन मोरी से संबंधित थे। मोरी बोला जाता है, मोरी से संबंधित था, इसलिए उसके द्वारा स्थापित वंश मौर्य वंश कहलाया। इसने सर्वप्रथम पंजाब को जीता और फिर उसके बाद पश्चिमोत्तर भाग को यूनानी राज्यों पर अधिकार कर लिया और नंद वंश के अंतिम तक घनानंद को पराजित किया और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। तो इसने क्या किया, पहले इसने क्या किया, इसने तो सर्वप्रथम मौर्य वंश की स्थापना की। दूसरा यह क्या किया, पहले पंजाब को जीता, पंजाब जीतने के बाद पश्चिमोत्तर भाग को जीता, यानी यूनानी राज्यों को पराजित किया। इसके बाद अंत में जो है नंद वंश का जो अंतिम राजा रहता है जिसको घनानंद कहते हैं, घनानंद को पराजित करता है और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लेता है। अब क्या है अगला है यूनानी राज्यों को जीतने के बाद सीरिया की यूनानी शासक सेल्यूकस जो भारत पर आक्रमण जब करता है तो उस समय चंद्रगुप्त ही रहते हैं। तो चंद्रगुप्त द्वारा पराजित होने के बाद 303 BC में इनकी चंद्रगुप्त के साथ और सेल्यूकस की आपस में संधि होती है, संधि कर ली। इस संधि का उल्लेख जो होता है एपियानस एवं स्ट्रैबो ने किया है। इस संधि के द्वारा सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना, देखिए जो है उसकी पुत्री हेलेना होती है, उसका विवाह चंद्रगुप्त से करा देता है, चंद्रगुप्त से विवाह करवा देता है तथा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र जो होता है जैसे एरिया, अब जिसको हेरात कहते हैं, आराकोशिया, कंधार और जेड्रोसिया यानी मकराना तट और पेरिपेमिस दाई यानी काबुल आदि प्रदान किया। तो ये उसको जो है मतलब संधि के दौरान ये उतना चीज़ जो है चंद्रगुप्त को सेल्यूकस दे देता है। और चंद्रगुप्त ने क्या किया, और चंद्रगुप्त ने 500 हाथी जो था उसे उपहार में दिया। ये 500 हाथी जो उपहार में ये चंद्रगुप्त सेल्यूकस को देते हैं। अब प्लूटार्क ने लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 6 लाख सेना लेकर संपूर्ण भारत को लौट डाला। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। फलस्वरूप उसने जैन भिक्षु भद्रबाहु के साथ, अब क्या होता है कि लास्ट में जो होता है भद्रबाहु के साथ जो होता है कर्नाटक की चंद्रगिरी पर्वत स्थित श्रवणबेलगोला चले जाते हैं। श्रवणबेलगोला जाने के बाद वहीं पर वह संलेखना, देखिए संलेखना का 3 नाम होता है, संलेखना, संधारा और निषिद्धि पद्धति से अपने प्राण को त्याग दिए। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र जो था बिंदुसार, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका पुत्र जो होता है बिंदुसार जो था गद्दी पर बैठा। तो देखिए हमने चंद्रगुप्त में क्या दिया ना, चंद्रगुप्त जो होता है पहले जो होता है
मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। चंद्रगुप्त ही जो तो पंजाब को जीतते हैं, फिर पश्चिमोत्तर को जीतते हैं, फिर यूनानी राज्यों को पराजित करते हैं। इसके बाद एक समय आता है कि जो सेल्यूकस आक्रमण करता है, फिर सेल्यूकस और उनके में संधि होती है। सेल्यूकस अपनी पुत्री का विवाह कराता है और कुछ जो था पाकिस्तान का हिस्सा और कुछ जो था अफगानिस्तान के हिस्से कुछ राज्यों को दे देता है संधि के दौरान। और संधि के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य जो होता है उनको 500 हाथी दे देते हैं। इसके बाद अगला हम देखते हैं कि प्लूटार्क जो है उसने जिक्र किया है कि चंद्रगुप्त जो है 6 लाख को सेना लेकर जो है संपूर्ण भारत को लौट डाला था। चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में अकाल पड़ गया, 12 वर्ष के अकाल पड़ा। इसके बाद वो जैन भिक्षुक बदभाव के साथ जो था कर्नाटक के चंद्रगिरी पर्वत पर चले जाते हैं। वहाँ श्रवणबेलगोला में संलेखना और संथारा या निषिद्ध पद्धति से अपने प्राण को त्याग देते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र जो था बिंदुसार जो है गद्दी पर बैठता है। इतना हमने देख लिया। अब बिंदुसार का क्या क्या है उसको हम देख लेते हैं। अगला बिंदुसार है, तो हम बिंदुसार को देखते हैं। बिंदुसार देखिए 298 बीसी से लेकर 273 बीसी के बीच में। अब यूनानी लेखक अमित्रचेट या अमित्रघात के नाम के रूप में इसको देते हैं। तो जो यूनानी लेखक इसे अमित्रचेटी या अमित्रघात के नाम से भी इसको लिखा है उसने, जिसका अर्थ होता है कि शत्रुओं को नाश करने वाला। यानी अमित्रघात का मतलब होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। ये देखिए हमने हाईलाइट कर दिया। अगला है कि जिसके काल में तक्षशिला के लोगों ने दुष्ट आमत्यों के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया था, उसे कुचलने के लिए उसने क्या किया, उज्जैन का जो प्रशासक अशोक हुआ करता था उसको भेजा। अशोक इस विद्रोह को दबाने के बाद तक्षशिला का प्रशासक बना दिया गया। इसके काल में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना सीरिया व मिस्र के देशों द्वारा राजपूतों को भेजना था। अब सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम ने डायमेकस नामक राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक को मदिरा और अंजीर और दार्शनिक आदि को भेजने के लिए बोला था। और तो उसने क्या किया था, ये तो 2 भेज देता है मदिरा और अंजीर, लेकिन दार्शनिक को नहीं भेजता है। अब एंटिओकस क्या होता है, एंटिओकस दार्शनिक को छोड़कर बाकी सारा शेष जो होता है भेज देता है, यानी मदिरा और अंजीर को भेज देता है। ये आपने देख लिया। आगे मिस्र के शासक टालमी दूती ने फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक दार्शनिक को भेजा। तो कभी कभी ये आ सकता है एक नंबर में कि मिस्र के शासक टालमी दूती ने किस दार्शनिक को भेजा था, तो डायनोसिस को। अब बिंदुसार की मृत्यु के बाद गद्दी पर अशोक बैठ जाता है। अब अशोक के कार्यकाल में क्या हुआ ये हम देख लेते हैं। तो अशोक गद्दी पे बैठ गया। अशोक का देखिए कार्यकाल जो होता है 273 बीसी से लेकर 232 बीसी। तो बीसी क्या होता है, बीसी देखिए हमारा घटते हुए क्रम में चलता है। तो 273 से 232 बीसी में अशोक का कार्यकाल है। अशोक ने न केवल मौर्य वंश का बल्कि भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में से एक था। अशोक काफ़ी मतलब बहादुर शासक था। तो उस महानतम शासकों में, अपने भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में उसका एक बहुमूल्य स्थान है। तो महान शासकों में से एक था। बौद्ध साहित्य के अनुसार जो था प्रारंभ में वह अत्यंत क्रूर शासक था, मतलब बिल्कुल निर्दयी शासक था। वह जो था बहुत क्रूर शासक था। इसने जो है 99 भाइयों, कहीं कहीं पे ये लिखा कि इसने 99 भाइयों की हत्या कर गद्दी पर बैठा था ये, ठीक है। अगला है अशोक के गद्दी पर बैठने के बाद 269 या 269 बीसी पर उसका राज्याभिषेक होता है। यानी अपने जो गद्दी पे बैठने के 4 साल बाद वो राज्याभिषेक अपना करवाता है, ठीक है। अगला समानतः अशोक के अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय, यद्यपि कहीं कहीं जैसे मस्की हो गया, गुर्जरा हो गया, मेट्टूर हो गया, गोलन हो गया, जूनागढ़ हो गया, ब्रह्मगिरी में हो गया, उसका मूल नाम अशोक भी मिलता है। यानी कहीं कहीं उसका नाम देवनाम प्रिय है और कहीं कहीं अशोक भी मिलता है। अगला है इसे बुद्ध शाक्य भी कहा जाता है। इसे कहीं कहीं बुद्ध शाक्य कभी हो सकता है। एक नंबर पूछ दे कि बुद्ध शाक्य किसको कहा जाता था, तो महान शासक अशोक को कहा जाता था। उसकी माता का नाम जो है शुभदांगी धम्मा, देखिए उसके माता का नाम शुभदांगी धम्मा या पाशादीका था, ये मिलता है। अभिलेखों में उसकी एकमात्र पत्नी कारुवाकी और एकमात्र पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। यद्यपि बौद्ध साहित्यों में कुणाल, जालोक्य, महेंद्र, संघमित्रा, चारुमती आदि का भी उल्लेख मिलता है। देखिए महेंद्र और संघमित्रा का आपने सुना भी होगा कि ये प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा भी था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व कलिंग राज्य पर विजय की। इस विजय के बाद उसने
भीड़ घोष की नीति को त्याग कर धम्म घोष की नीति को अपना लिया। क्योंकि देखिए वो कलिंग युद्ध में क्या होता है, इतनी मारकाट होती है, इतना ज़्यादा मतलब हत्याएं होती हैं कि उसका जो होता है हृदय परिवर्तन हो जाता है। भीड़ घोष नीति का मतलब होता है कि जो ये, क्योंकि वो क्रूर शासक था तो वह पहले जो है हमला करके मार काट करके वो जीतता था, अपने राज्यों का विस्तार करता था। अब वो धम्म घोष की नीति अपनाया, मतलब उसने जो होता है मतलब राज्य का विस्तार ना करके उसने जो होता है धम्म की राह पे, आप कह लीजिए धर्म की राह पे, जिसमें जो है लोगों को मारना काटना ये सब छोड़कर उसने जो धम्म की नीति को अपनाया। और जो है इसके बाद क्योंकि उसका देखिए कलिंग युद्ध के दौरान उसका इतना मतलब हृदय परिवर्तित हो गया था तो जो है धम्म घोष की नीति अपनाया। आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि जब कलिंग युद्ध हुआ था तो उस समय कलिंग के राजा का क्या नाम था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।